तो गाइज मुझे मेरे जापान का ट्रांजिट वीजा मिल चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना ट्रांजिट वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आप बैंगलोर से अपनी ट्रांजिट वीजा की फाइल लगा रहे हैं तो आपको पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी वीएफएस ग्लोबल के पास। अगर आप किसी और सिटी से अपनी एप्लीकेशन फाइल लगा रहे हैं तो आपको सिंपली अपना फॉर्म फिलअप करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है और सीधा वीएफएस ग्लोबल के सेंटर में चले जाना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली वाले सेंटर से आप अपना ट्रांजिट वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको इन टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको अपने ट्रांजिट वीजा की फाइलिंग में चाहिए होगी। सबसे पहला आता है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, दूसरा है आपके पासपोर्ट की फ्रंट की और बैक की फोटोकॉपीज। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आता है आपका जो वीजा का फॉर्म है वो पूरा का पूरा फिल्ड होना चाहिए, उस पर आपकी फोटो लगी होनी चाहिए और उस पर आपके साइन होने चाहिए। फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या क्या उसमें प्रोसीजर, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज। जो जापान का ट्रांजिट वीजा की फाइल लगती है उसके अंदर जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होती है उनका डिफरेंट साइज होता है। तो आपके जो फोटो साइज की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 45 mm इंटू 35 mm। ये आपको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट मेरे स्क्रीन पे दिख जाएगा। आपके फेस की विजिबिलिटी उसमें 70 to 80% होनी चाहिए। फोटो में आपकी कलर्ड होनी चाहिए विद प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड। उसके बाद एक गुड क्वालिटी पेपर पे आपकी फोटो का प्रिंट आउट होना चाहिए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तो आपको जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपकी फ्लाइट की टिकट्स जो आपने इंडिया से कनाडा या किसी भी और कंट्री के लिए अपनी कराई होगी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। ये ऑप्शनल है कि अगर आपने वहां पे स्टे करने के लिए अगर होटल बुक किया है तो आप उसकी बुकिंग को भी साथ में लगा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका 6th और लास्ट डॉक्यूमेंट जो कि है आपकी डेस्टिनेशन कंट्री की वीजा कॉपीज। मेरे केस में डेस्टिनेशन कंट्री जो है वो है कनाडा, तो मैंने अपने कनाडा की वीजा कॉपी को अपने फॉर्म के साथ अटैच करके फॉर्म को फिल किया था। तो चलिए जल्दी से फॉर्म को कैसे भरना है मैं आपको ये भी समझा देता हूं। यहाँ पे वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली ऊपर जाना है और वहां पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर अ वीजा। यहाँ पे आने के बाद बिगन योर एप्लीकेशन, डाउनलोड वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको, क्योंकि मैं न्यू दिल्ली से भर रहा हूं तो मैं न्यू दिल्ली को यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप वीजा टाइप को ट्रांजिट वीजा पे सिलेक्ट कर लेंगे। वहां पे आप सिंपली डाउनलोड फॉर्म को और यहाँ पे जितने भी टैब्स हैं आप सारों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें कि फीस क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, फोटो स्पेसिफिकेशन, ये सारी वहां पे क्लियरली वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है। तो यहाँ से जैसे ही मैं वीजा एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ मेरे पास ये फॉर्म खुल के आ जाता है। जैसे ही फॉर्म आपकी स्क्रीन पे खुलता है आप इसको डायरेक्ट कंप्यूटर से भी भर के इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर आप इसको प्रिंट आउट करा के फिर भी पेन से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोनों ही एलिजिबल हैं। मैंने अपने केस में ऑनलाइन ही फॉर्म को भर के प्रिंट आउट निकला के सबमिट किया था, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आई। अब जल्दी से फॉर्म को देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म में पूछा जा रहा है आपका सरनेम। आपका जो सरनेम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अपने सरनेम लिखने के बाद आपको अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है और अगर आपका कोई मिडिल नेम भी आप साथ में लगाते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पासपोर्ट में भी लिखा हुआ है तो आप उसको यहाँ पे जरूर मेंशन करें। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद नीचे हमसे फॉर्म में पूछ रहा है आपका कोई अदर नेम है जिससे आप जाने जाते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली नॉट एप्लीकेबल को लिख देना। उसके बाद आते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो आप अपनी यहाँ पे सिंपली डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर दीजिए। क्योंकि मेरी प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है तो यहाँ पे सिंपली मैं दिल्ली लिख दूंगा। उसके बाद आपका जेंडर क्या है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद नीचे पूछता है आपका नेशनैलिटी क्या है, तो यहाँ पे सिंपली आप अपनी नेशनैलिटी लिख दीजिए। नेशनैलिटी लिखने के बाद नीचे हमसे पूछ रहा है साथ में आप कि आपकी कोई और भी नेशनैलिटी या सिटीजनशिप है क्या। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप जैसा देख सकते हैं इसमें सिंपली आप NA लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। जैसे ही हम नीचे बढ़ते हैं तो ये हमसे पूछता है आईडी नंबर इशूड टू यू बाय योर गवर्नमेंट। मतलब कि आपका जो भी इंडियन, कोई अगर आप इंडिया से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो इंडियन का आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसका जो कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर होगा आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने यहाँ पे अपना DL नंबर डाला था, तो आप सिंपली यहाँ पे अपना DL नंबर जो भी होगा उसको यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं तो ये पूछता है पासपोर्ट टाइप क्या है। मेरा जो है ऑर्डिनरी है तो मैं उसको ऑर्डिनरी पे सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर क्या है आप यहाँ पे सिंपली वो लिख दीजिए। आपके जो पासपोर्ट है वो कहाँ पे इश्यू हुआ है, मेरा जो था वो दिल्ली में इश्यू हुआ था तो यहाँ पे मैं दिल्ली लिख दूंगा।
उसके बाद ये पूछ रहा है इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी के अंदर आपको लिखना है द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद ही हमसे पूछ रहा है आपके जो पासपोर्ट है उसकी डेट ऑफ इश्यू क्या है और उसका डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। जैसे आपने पासपोर्ट के फ्रंट पेज को देखेंगे जहां पे आपकी फोटो लगी होती है, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद ही हमसे पूछ रहा है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर, इसको आप सिंपली ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नीचे आने के बाद हमसे ये पूछ रहा है कि आपका पर्पस क्या है जापान में स्टे करने का, या फिर आपका स्टेटस क्या है रेसिडेंस का। तो क्योंकि मेरी फ्लाइट का वहां पे ले ओवर है टोक्यो में, तो यहां सिंपली मैं उस रीजन को मेंशन कर दूंगा, ले ओवर इन टोक्यो। इसको मेंशन करने के बाद नीचे हमसे पूछ रहा है आपका कितने समय के लिए स्टे वहां पे होगा। मेरी फ्लाइट का 16 आवर्स का है, तो यहाँ पे मैं सिंपली 16 आवर्स को मेंशन कर दूंगा। उसके बाद आपकी अराइवल डेट क्या है जापान के अंदर, आप सिंपली यहाँ पे वो मेंशन कर दीजिए। उसके बाद हमसे पूछ रहा है पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू जापान, आप जापान में किस पोर्ट से, किस एयरपोर्ट से एंट्री कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हनेडा एयरपोर्ट से जापान में एंट्री करूंगा, तो उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद आता है आपकी एयरलाइंस का नाम क्या है। अगर आपकी एयरलाइंस का नाम एयर कनाडा है या फिर XYZ, जो भी आपकी एयरलाइंस है जिससे आपने अपनी टिकट कराई है, आप सिंपली उसको यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद हमसे पूछा है आप जापान के अंदर जब रहेंगे तो आप किसी से मिलेंगे या फिर आप कहाँ पे रहने वाले हैं, किस होटल के अंदर, उसका एड्रेस या फिर नाम बताइए। क्योंकि मेरे को 16 आवर्स का सिर्फ लेओवर है और मैं कोई होटल में नहीं रुकने वाला, तो यहाँ पे सिंपली मैं NA लिख दूंगा, नॉट एप्लीकेबल। अगर आप कहीं पे होटल आपने बुक किया हुआ है जहाँ पे आप स्टे करेंगे, तो आप वहाँ पे उस होटल का नाम और एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है आप क्या प्रीवियसली जापान में कभी आए हैं। मैंने कभी जापान में ट्रैवल नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको लिख दूंगा, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि आपका करंट रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है। यहाँ पे आपका जो भी करंट रेसिडेंशियल एड्रेस होगा उसको आप, जहाँ पे आप अभी रह रहे होंगे, उस एड्रेस को यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। साथ ही साथ में आपका जो करंट मोबाइल नंबर है वो, और आपकी ईमेल आईडी। ये फिलअप करने के बाद आपसे पूछता है आपकी करंट प्रोफेशन क्या है या ऑक्यूपेशन क्या है। तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप जॉब करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, आप उस चीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म में पूछा जा रहा है कि आपका गारंटर या फिर रेफरेंस है कोई इन जापान में। मेरा कोई नहीं है, तो मैंने इसको सिंपली नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। उसके बाद आपको जापान के अंदर कौन इनवाइट कर रहा है। अगर आपके केस में कोई आपको जापान इनवाइट कर रहा है तो आपको उनकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली मैं इसका नॉट एप्लीकेबल लिख दूंगा। तो फॉर्म में आगे बढ़ते बढ़ते अब आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप ही एप्लीकेबल होते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा और उसका रीजन इस नीचे बॉक्स के अंदर आपको बताना पड़ेगा। मेरे केस में मैंने सब पे नो टिक किया है। उसके बाद आप सिंपली डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस डेट को आप VFS सेंटर विजिट करके अपना फॉर्म वहां पे सबमिट करेंगे, उस डेट को आप यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन में डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप अपने फिजिकल सिग्नेचर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना फॉर्म को पूरा फिलअप कर लेंगे, आपको इस फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ और जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे बंच को लेके आपको सिंपली चले जाना है VFS ग्लोबल के दिल्ली वाले सेंटर पे, जो कि है शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन में। अगर आप ब्लू लाइन राजीव चौक से वहां पे ट्रैवल करते हैं तो आपको हार्डली 12 मिनट लगेंगे वॉक पे, जो आपको शिवाजी स्टेडियम तक पहुंचा देगा, और व्हीकल से हार्डली 1 मिनट लगेगा। तो जैसे ही आप शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, आपको वहां पे अपना सिक्योरिटी चेक करा के सिंपली नीचे जाना है और जापान वाले ऑफिस में आपको वहां चले जाना है। जैसे आप जापान ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं, वहां पे आपकी सिक्योरिटी चेकिंग करी जाएगी, आपका बैग भी चेक करा जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली लेफ्ट साइड में जो काउंटर बना होगा वहां पे जाने के बाद आपको ऐसा एक टोकन ले लेना है। उनको आपको बताना भी पड़ेगा कि मुझे ट्रांजिट वीजा की एप्लीकेशन सबमिट करनी है, आपको वो उसके हिसाब से टोकन निकाल के दे देंगे। वो टोकन को लेके वहां पे जो चेयर्स होती हैं वहां पे आपको बैठ के वेट करना पड़ेगा। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप मॉर्निंग में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी वहां पे पहुंच जाएं। जैसे कि VFS सेंटर मॉर्निंग 9 AM में खुल जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पे 15-20 मिनट पहले पहुंच जाएं, 8:40 पे पहुंच जाएं, 8:50 पे पहुंच जाएं और जल्दी से जाके वहां पे एक अपना टोकन कैरी कर लें। क्योंकि वहां पे जापान के सिर्फ 3 काउंटर्स होते हैं VFS के ऑफिस में, और वहां पे एजेंट्स भी होते हैं जिनके एक एजेंट के पास 15 से 20 एप्लीकेंट्स की फाइल्स होती हैं। उन सबको चेकिंग कराने में घंटे लग जाते हैं। मेरे को खुद अपने केस में 2 घंटे वेट करना पड़ा था, तब जाके मेरा ट्रांजिट वीजा की जो टोकन नंबर था वो आया था। जैसे ही आपका टोकन नंबर अनाउंस किया जाता है, आपको सिंपली काउंटर पे जाना है
काउंटर पे जाने के बाद आपको हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं, उसके अंदर ही आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन हो जाती है। इसमें क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन वो मांगेंगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्लस एप्लीकेशन को उनको दिखाना है, वो सारी चेक करेंगे, फिर आपको वहां पे पेमेंट सबमिट करनी होती है। जैसे ही आप पेमेंट सबमिट करेंगे आपको ये स्लिप मिल जाएगी, ये स्लिप को आपको जाके काउंटर पे वापस सबमिट करना है। उसके बाद आपको बड़ी सी रिसीट मिल जाएगी जिसके अंदर की सारी डिटेल्स मेंशन होती है, आपका ट्रैकिंग आईडी होती है, आप इसको कहाँ ट्रैक कर सकते हैं, आपने कितना अमाउंट पे किया है, सारी चीजें इन डिटेल आपको इस रिसीट के अंदर मिल जाती है। इस स्लिप के अंदर रेफरेंस नंबर को जो मेंशन किया गया है वो आप वीएफएस की ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके ट्रैक कर सकते हैं। जो दिल्ली टू जापान वाला ट्रैक एप्लीकेशन का लिंक है वेबसाइट का, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद जल्दी से मैं आपको चार्जेस को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, आपको वहां पे कैश ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे केस में मैंने वेबसाइट पे देखा कि वहां पे कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब मैं वीएफएस एप्लीकेशन को सबमिट कर रहा था तो उन्होंने मेरे से कैश की डिमांड करी और मेरे पास कैश नहीं था। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैश साथ में लेके जाएं। मेरा जो टोटल खर्चा आया था एप्लीकेशन में वो आया था 1400 रुपीज, जिसके अंदर की 50 रुपीज ट्रांजिट वीजा एप्लीकेशन फीस थी। उसके बाद 800 रुपीज थी वीएफएस सेंटर के सर्विस चार्जेस। उसके बाद थे 550 कोरियर सर्विस के चार्जेस, क्योंकि मैंने अपने केस में कोरियर कराया था अपने पासपोर्ट को, इसलिए मैंने 550 रुपीज को वहां पे किया। अगर आप वीएफएस सेंटर दोबारा जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपके 550 रुपीज बच जाएंगे, आपको जो कॉस्ट आएगी वो आएगी सिर्फ 850 रुपीज। मैंने जो है अपनी एप्लीकेशन लगाई थी 9th of October 2024 को। विद इन 5 वर्किंग डेज मेरा जो पासपोर्ट है वो मेरे घर पे डिलीवर हो गया था, तो सर्विस बहुत ही फास्ट थी और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम्स में फेस नहीं करनी पड़ी। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ इस ट्रांजिट वीजा के बारे में। जापान का जो ट्रांजिट वीजा है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो मिलती है आपको 3 मंथ्स के अंदर। इन 3 मंथ्स के अंदर आप वहां पे 15 डेज का कॉन्टिन्यूअस स्टे कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब आपकी फ्लाइट है तो उससे कम से कम 1 महीने पहले आप अपनी ट्रांजिट वीजा की फाइल को लगा के अपना ट्रांजिट वीजा ले लें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके लेके आना, ताकि आपका टाइम बच सके और आपका भी प्रोसेस स्मूथ हो सके। अगर आपको ऐसे ही इन डिटेल किसी भी और टॉपिक के ऊपर जानना है, जैसे कि बेस्ट एजुकेशन लोन कौन सा है, फर्स्ट टाइम फ्लाइट खुद बुक करते हुए आपको कैसे चीपेस्ट और बेस्ट प्राइस मिलेगा, या फिर डीएल एक्सट्रैक्ट को कैसे अप्लाई करना है, जो टॉपिक्स आपका टाइम, एफर्ट और मनी कनाडा में जाने के बाद बचा सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पर ऐसी ही इन डिटेल इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आपसे मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।